और दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन पर बधाई दी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब जोहानिसबर्ग और ग्रीस की अपनी यात्रा से वापस लौटेंगे तो सीधे इसरो पहुंचेंगे। उसके संकेत भी उन्होंने इसरो प्रमुख के साथ अपनी बातचीत में दिया कि अपनी वापसी के बाद वो जल्दी ही रूबरू इसरो में इसरो प्रमुख से मुलाकात करेंगे, तमाम उनकी पूरी टीम से मुलाकात करेंगे। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है चंद्रयान 3 की सफलता का। ये दृश्य आप देख रहे हैं देश भर के तमाम अलग अलग शहरों के। नागपुर के ये दृश्य हैं जहां लोग जश्न मना रहे हैं चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और 42 दिन का ये पूरा सफर जहां एक तरफ देशवासियों की सीधे निगाह 23 अगस्त यानी आज के दिन सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ थी, तो वहीं वैज्ञानिकों की निगाह पूरे 42 दिन के इस कड़े परिश्रम की इस पूरी यात्रा पर थी। उसमें जितनी चुनौतियां, जो परेशानियां थी। भोपाल से आप देख रहे हैं किस तरह से चांद पर चंद्रयान, और आप देख रहे हैं लोगों का जश्न देख रहे हैं हर शहर में। ये लखनऊ के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद से जश्न का माहौल है। लोग आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो वहीं आपको जम्मू से तमाम फौजी भी दिखाई दे रहे हैं जो इस जश्न में शामिल हो रहे हैं आपस में मिठाई खिलाते हुए। ये पूरे देश के लिए एक बड़े गौरव की बात है क्योंकि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले चांद पर कई और देश अपने चंद्रयान लेकर पहुंचे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। कोलकाता में भी आप इन दृश्यों को देख रहे हैं। और चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग से पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश की इस सफलता को हर देशवासी अपने ही अंदाज में मना रहा है। राष्ट्रपति सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने देश की सफलता पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। पेश है ये रिपोर्ट। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में जश्न का माहौल पैदा कर दिया। हर कोई अपनी खुशी का अपने ही अंदाज में इजहार करता नजर आया। इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल ने सभी भारतीयों को अभिभूत कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को बधाई दी। There are days when history is made. Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan 3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया चंद्रमा के बारे में कल्पना करती है, हमने वास्तव में चंद्रमा को महसूस किया है। My first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. भारत के वैज्ञानिकों ने
डंका बजा दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने अनोखा उपलब्धि किया। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मूव, चंदा मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं रहे। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को मैं अनेक अनेक बधाई देता हूँ। 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग की है। All I can say is congratulations India, congratulations the scientific community of the world, and let's all take pride in all our scientists and the endeavors which this country has been through. In spite of difficulties, in spite of challenges, we did what we did, and India is very, 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 very proud of all our scientific community. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत की सामर्थ्य और शक्ति का सशक्त प्रदर्शन है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि इस महान अवसर पर मैं इसरो और वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके कौशल, साहस और प्रतिभा के कारण हमें यह उपलब्धि मिली है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। हम सब गौरवान्वित हैं, देश आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। चंद्रयान अब उतर गया है। हम सब आनंदित है, प्रसन्न है। ये बहुत गौरव के क्षण है। आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। जिस प्रकार से आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, सीधे चंद्रमा से हमारा सीधे संपर्क हो गया है। पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सबको शुभकामनाएं। ये चंद्रयान 3 मुहिम के सभी जिन्होंने योगदान दिया है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसे गौरव का पल बताया। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन ने इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। We are really excited to see the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, but for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened
successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully. चंद्रयान की सफलता को सभी देशवासी अपने ही अंदाज में मना रहे हैं। गुजरात के सूरत में स्कूली बच्चे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरते देख खुशी से नाचने लगे। वहीं जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने जश्न मनाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। वॉशिंगटन डीसी में तो भारत के लिए चांद अब दूर नहीं है, भारत के कदम अब चांद पर हैं और ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है भारत के लिए, आज उत्सव का दिन है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको ये आप इस समय देख रहे हैं जो सबसे पहली इमेज विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की ये तस्वीरें हैं, जो चांद की सतह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसरो ने अभी ये जारी की हैं इन तस्वीरों को। विक्रम लैंडर में जो पेलोड्स हैं उन्होंने इन तस्वीरों को लिया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से अब से कुछ दिन पहले भी जब चांद की सतह पर, उससे पहले जब ऑर्बिट में चंद्रयान था, उस समय जो तस्वीरें ली गई थी उनको भी जारी किया था इसरो ने। और ये आज शाम को 6:04 पर जब चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चांद की सतह की ये कुछ तस्वीरें हैं, इनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बताएंगे कि देश भर में किस तरह से आज के दिन के इस उत्सव को देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गृहमंत्री अमित शाह ने चंद्रयान की सफलता पर देश को बधाई दी है। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन
हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है, वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है, उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी, चंद्रयान 3 की पूरी वैज्ञानिकों की टीम को। और चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आइए इस जश्न में शामिल होते हैं। आयशा हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, नितेंद्र दिल्ली से और हरिकेश वाराणसी से। सबसे पहले आयशा, आप ही के पास आना चाहेंगे। आप उस शहर में हैं जिस शहर में शायद सबसे ज्यादा जश्न भी है, और क्योंकि इसरो इसी शहर में है, बेंगलुरु में, तो वैज्ञानिकों की धड़कनें भी सबसे ज्यादा तेज इसी शहर में रही होंगी। 6:04 के बाद से इसरो में किस तरह का माहौल रहा, शहर में क्या धूम है? इसरो के मिशन कंट्रोल रूम के बाहर है और आपने उत्साह देखा वैज्ञानिकों का जैसे ही ये मिशन कामयाब रहा। और अगर हम भी इस जश्न में शामिल होंगे तो मैं कुछ उसको इस तरह से बयां करूंगी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, लेकिन इसरो ने जो कुछ किया वो लाजवाब था, बिल्कुल लाजवाब था। और जितनी सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग हुई है उसको देखकर पूरा देश झूम उठा, पूरे वैज्ञानिक झूम उठे। हम देख रहे थे कि वैज्ञानिकों के लब पर वो आखिरी क्षणों में प्रार्थना हो रही थी कि ये कामयाब हो जाए। तो ये ऐसा एक माहौल था कि पूरा देश जुड़ गया इसके साथ। लेकिन अब इसरो के लिए कामयाबी यहां नहीं रुकती। इसरो ने अब चंद्रयान को चांद पर उतार तो दिया और अब आगे इसरो ने अपने आगे के कार्य भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगले महीने इसरो के पास सोलर मिशन है, यानी अब सूरज तक पहुंचना है। तो इसरो के लिए जश्न मनाने का वक्त भी नहीं है इसरो के पास, लेकिन इसरो की हर कामयाबी और इसरो के हर माइलस्टोन के साथ पूरा देश जुड़ जाता है, पूरा देश इस पर गर्व करता है। एक एक रॉकेट जब श्रीहरिकोटा से उड़ता है, वहां से लॉन्च होता है, तो पूरा देश का सर गर्व से ऊंचा होता है। और आज चंद्रयान ने यानी विक्रम लैंडर, विक्रम नाम इसलिए क्योंकि इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। और आज विक्रम लैंडर ने चंद्रयान पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि भारत इस क्षेत्र में एक लीडरशिप हासिल कर ली है। खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो लीडरशिप हासिल की है, अब बाकी देश इस कामयाबी के बाद अपने अपने मिशन तैयार करेंगे। देखिए, अब साउथ पोल पर पहुंचना आसान नहीं था और भारत पहला देश बन चुका है साउथ पोल पर पहुंचने के लिए। और ये जो भारत की उपलब्धि है, इसी से सबक लेते हुए, इसी से सीख लेते हुए अब अमेरिका, जापान, चाइना और रशिया भी साउथ पोल पर जाने की तैयारी करेंगे। आपने देखा रशिया का जो मिशन था वो लड़खड़ा गया था अंत में, लेकिन अब भारत के इस कामयाब मिशन के बाद अमेरिका और चाइना और जापान अपने अपने मिशन साउथ पोल पर उतारेंगे। तो अब रेस चांद पर साउथ पोल के लिए होगी। साउथ पोल वो क्षेत्र जहां पर अभी तक कोई नहीं गया था और चंद्रयान पहुंच चुका है और आज चांद पर सूर्योदय हुआ है, यानी आज सूरज निकला है चांद पर और 14 दिन तक यहाँ पर रोशनी रहेगी। यानी पूरा एक दिन भारत की अंतरिक्ष की ताकत जो चांद पर होता है धरती पर 14 दिन होते हैं। कम लागत में
सफल तमाम जो एक तरह से जो प्रयोग किए गए, चंद्रयान 3 की सफलता भी दुनिया में जिस तरह के तमाम ऐसे प्रयोग किए गए उसमें सबसे ज्यादा कम लागत के साथ भारत ने यह हासिल किया है। हमारे साथ दो साथी संवाददाता हैं। नितेंद्र दिल्ली से जुड़े हैं कनॉट प्लेस से। नितेंद्र, दिखाई दे रहा है कनॉट प्लेस को माना जाता है कि हर उत्सव में कनॉट प्लेस सजा रहता है, आज भी कोई उत्सव से कम दिन नहीं है, ये सिर्फ किसी उपलब्धि का दिन नहीं है। किस तरह का माहौल है, क्या कहते हैं लोग आपके आसपास जो हैं? देखिए रितु, पिछले आधे घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जश्न मनाने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 पीढ़ी है देश की, वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि कब हम चांद पर पहुंचे। और अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उसके सामने और बाकी जो पिछली पीढ़ी है उनके सामने ये जो सपना था वो साकार हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बड़े उत्साहित हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान क्या आप किस तरीके से नारे लगा रहे हैं? साइंटिस्टों को जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी खुशी की बात? पहले तो वैज्ञानिकों को बधाई और देशवासियों को बधाई, चंद्रयान 3 की सफल प्रेक्षण की और वहाँ पे हमारा लूनार लैंड हो चुका है। एक बात और, मोदी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये उस अनुसंधान की ही विजय है, ये आत्मनिर्भर भारत की विजय है कि हॉलीवुड की फिल्मों से कम बजट में एक हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है और पहली बार साउथ पोल में हमारा चंद्रयान पहुंचता है। ये पूरे विश्व में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। आज विश्व गुरु बनने की धमक है ये। और मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय। आप बताएं, आपके मन में क्या है, कितनी बड़ी बात है ये? सर, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जिस देश में लोग कहते थे कि ये सांप और ये मतलब कि वो वाला सपेरों वाला देश है, और जो लोगों ने 2019 में मजाक बनाया था, मेरा दिल रोया था, मेरी आत्मा रोई थी। देश के युवाओं ने अब वो प्रेरणा ली कि इसरो में लोग जाना चाहेंगे और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की तरह साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। और मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगा कि साइंटिस्ट निकले गड्डी लेके, और उनकी गड्डी जो थी एक रास्ते पे मोड़ आया और वो चंद्रमा पे अपना तिरंगा छोड़ आया। माता की जय। और सर, एक मैं अपने स्टाइल में कहूंगा, अपने भाई पर पकड़ना, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और इस चीज के लिए सर मैं मोदी जी से ज्यादा बधाई, मोदी जी ने तो सर बजट पास करा है, इसरो के उन साइंटिस्टों को और जो इसरो के प्रधान है, जो हेड है, उनके लिए सर सलूट है। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। इसरो के साइंटिस्टों आप संघर्ष करो, इसरो के साइंटिस्ट आप संघर्ष करो। सर, आत्मा अंदर से खुशी है, कल भंडारा करेंगे, मीठा बांटेंगे, क्योंकि चांद में 4 चांद तिरंगे ने लगा दिए। सर, मेरा खुशी के मारे आंसू बहने लग गए जब मैं ये खबर सुना कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। आज मेरा दिल गदगद हो गया। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह में सबसे बड़ा कदम चंद्रयान 3 पे रख दिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशी है और विश्व को भारत ने ये बता दिया कि ये नया भारत है, ये नया भारत विश्व में अपना परचम लहरा के रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विकसित भारत का शंखनाद है। 23 अगस्त 2023 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। नितेंद्र, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सीधे हरिकेश का। वाराणसी में हरिकेश मौजूद हैं। हरिकेश, किस तरह से आपके साथ तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना है इनका? जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात की प्रधानमंत्री ने, और किस तरह से इन युवाओं को आज एक नई प्रेरणा भी मिलती है और एक ताकतवर भारत भी दिखाई देता है। रितु, मैं आपको आपके माध्यम से ही इन युवतियों को के विचार जो है उसको देखिए, हमारे पीछे किस तरह से भारत माता की जयकार करते हुए लोग जा रहे हैं। यह माहौल है काशी का। आप बताएं, आप लोगों को चंद्रयान 3 जब लैंड किया, मैं अपनी खुशी को एक शायरी से बयां करना चाहूँगी। बोलिए। उसे गुमान है कि उसकी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। ये आपका क्या विचार है चंद्रयान 3 पे? लोग पहले कहते थे कि चंद्रमा बहुत दूर है, लेकिन हमारे इसरो के टीम ने और इसरो के टीम के साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया कि अब कुछ भी दूर नहीं और कुछ भी कठिन नहीं, अब हर काम मुमकिन है। हरिकेश, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। कर लिया, हर भारतवासी खुश है जब चंद्रयान लैंडिंग कर गया। भारत माता की जय। हरिकेश, आपके साथ ज्यादा युवतियां हैं, हम ये जानना चाहेंगे क्या इन युवतियों को पता है कि चंद्रयान 3 की टीम में भी तमाम महिला वैज्ञानिक शामिल थी,
और कोर टीम में भी एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना है जो शामिल थी। कैसा लगा इन लोगों को जब इन्होंने उन तस्वीरों को देखा जहां तमाम महिलाएं इसरो में उस पूरी वैज्ञानिक टीम में दिखाई दे रही थी, जब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और वो इतनी खुश थी? ऋतु, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब इन्हें पता चला कि आप एंकर हैं तो वो ये लोग और ज्यादा उत्साहित हुई कि यहाँ पर ये लोग एंकर, वहाँ पे महिला, और जो महिला टीम वहाँ पे इसरो में काम कर रही थी उसको मैं इन लोगों के माध्यम से ही बताना आपको, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँ कि ये युवतियाँ क्या सोचती हैं। महिला टीम जो इसरो में काम कर रही थी, साइंटिस्ट थी, बोलिए जो महिलाएं हैं उनको सोच के आपको कैसा लगता है? अब देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाएं हर जगह अपना क्या बोलते हैं अपना स्थान प्रोग्रेस कर रही हैं। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे कि इसरो में भी बहुत सारी महिलाएं थी, यहाँ हमारी एंकर ऋतु जी भी वो भी है, और हम सब बहुत गर्व कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमने आज तक ये माना जाता था कि चांद हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमारे इसरो की टीम ने ये मतलब चांद दूर होते हुए भी हमें उससे काफ़ी जोड़ के रखा है। और आज तक हम सिर्फ अपनी धरती के बारे में ही पता कर पा रहे थे कि क्या है कैसा है, लेकिन अब चांद पे होने वाली हर गतिविधियों को हम अच्छे से देख पाएंगे। ये सिर्फ महिला साइंटिस्ट होने का आप क्या महसूस करें, चूंकि आप भी ये सबसे बड़ी बात है। आज इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, और ये इसरो के लिए सबसे बड़ी बात है। और आज इतने बड़े अवसर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो इसरो हर बार ये प्रयास किया है कि उसे सफलता मिले, और चंद्रयान 3 में सफलता ज़रूर मिलेगा। और रही बात इसरो में काम करने वाली महिलाओं की, तो उनकी जो श्रेणी है उनको हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत माता की जय। आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत नितेंद्र, हमने जिस तरह से देखा कि यहाँ भी जो युवतियां हैं उनको भी एक उत्साह महसूस होता है इस पूरी उपलब्धि को लेकर। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें दिखाई देता है कि आने वाले समय में भारत किस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लंबी छलांग आज चंद्रयान 3 के एक तरह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही आगे के जो अब सफर है चंद्रयान 3 का उसके साथ लगाने जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र में उपलब्धियों भरा क्षेत्र और एक तरह से अपॉर्चुनिटीज भरा क्षेत्र है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान पीढ़ी के अलावा जो बच्चे हैं वो ज्यादा प्रेरणा लेंगे कि कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक तो वो करियर के रूप में या फिर पढ़ाई के रूप में और जागरूकता भी बढ़ेगी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और यही वजह है कि आप देखिए कनॉट प्लेस में इस वक्त काफ़ी संख्या में लोग हैं और जश्न में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ एक चाचा है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या भावना है आपके? मैं कह रहा हूँ झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज मैं समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, साथ ही नमन करता हूं उन वैज्ञानिकों को, और साथ ही प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। और आज के दिन को राष्ट्र शक्ति के नाम से मनाया जाए, और आज के दिन को देश के इतिहास के लिए आज की छुट्टी घोषित की जाए। हमारे देश के युवा आज के दिन आज का दिन बहुत गर्व का दिन है। हम पूरे देशवासियों को आज के दिन पे गर्व है। हम सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज चांद पे सफल लैंडिंग किया है, जबकि चंद्रयान 2 विफल होने के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने आंसू बहा के रोया था। तो हमारे लीडरशिप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया था और कहा कि आप चिंता मत कीजिए। दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। नितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। हरिकेश, आपका भी वाराणसी से बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी खबरें चंद्रयान 3 से ही जुड़ी हुई। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा।
अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 की एक तरह से जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित तरीके से उतारने की प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कम किया जाता है। इसी के साथ चंद्रयान 3 जिस तरह से विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, चांद पर भूकंप की स्टडी, सतह पर गर्मी का अध्ययन और पानी की खोज, चंद्रयान 3 के जरिए ये तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं। और इसी के साथ क्या है रोवर यानी कि प्रज्ञान, जो विक्रम लैंडर से जो रोवर निकला है उसका क्या काम रहेगा ये भी हम आपको बताते हैं। चंद्रयान के रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का काम लैंडिंग के बाद का है और इस लैंडिंग के बाद के इस काम में ये एक चंद्र दिवस यानी 14 दिनों तक ऑपरेशन में रहेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। इस बीच वो चांद के मौसम का हाल जानेगा। इसमें ऐसे पेलोड बनाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी जुटा सकेंगे। रोवर इॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा का भी पता लगाएगा। जुटाई गई हर जानकारी को प्रज्ञान लैंडर विक्रम तक पहुंचाएगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है। इसके बाद लैंडर उस डेटा को धरती पर भेजेगा। तो ये काम रहेगा प्रज्ञान का। वहीं प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, आइए उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पहला एक तरह से पेलोड है और दूसरा पेलोड जो है वो अल्फा पार्टिकल पेलोड है। पहला पेलोड चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। तो वहीं दूसरा पेलोड जो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी, जो ये दूसरा पेलोड करेगा। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं। आइए इन 4 पेलोड्स के बारे में आपको बताते हैं। कुल 6 पेलोड्स हैं जिसमें से विक्रम लैंडर में 4। पहला रंभा है, चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है विक्रम लैंडर में इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। तो ये 4 पेलोड विक्रम लैंडर में है। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों भेजा चंद्रयान, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा और सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है और यही कारण है कि दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को लैंड किया गया है। इस हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन के चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, वहीं चीन का जो मिशन था वो उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया था। चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर चांद के सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। पहली तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने, लेकिन आगे का सफर कैसा रहेगा इस पर भी बात करेंगे। इसरो वैज्ञानिक से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। इसरो के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उनके कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की है आज ये जो सपना जो साकार हुआ है उसके लिए। सर सबसे पहले आप बताइए, आप क्या क्या कहना है?
ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी जो इतना हमने मेहनत किया था उसका फल मिल गया है। हमका मेहनत भी नहीं है, हमारे फैमिलीज का मेहनत भी है इसमें, इसके पीछे भी। सो ये सालों का मेहनत, ये अच्छा रिजल्ट आ गया। हम बहुत एक्साइटेड हैं। थोड़ा बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे थे उस टाइम पे जब एकदम पास में आ गया था रोवर? दिल की धड़कनें रुक जाती हैं लेकिन हमें प्रसन्नता है कि हमारा देश दुनिया में पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे चांद के उतरा है, और हमें बहुत खुशी है। जितनी भी मेहनत है, हमारी मेहनत रंग लाई है और हम बहुत खुश हैं। आप लोगों की पूरी टीम लगी हुई थी काम में, तो कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने ये खुशी जताई, वो शायद और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे वो भी देख रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा एक मौका है। हमने बहुत रात दिन काम तो किया है, 40-50 दिन पहले से हम आना शुरू कर दिया है। दिन भर हमने 8 से 12 घंटे तक निकाले यहाँ पे, और आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे सब के लिए। और मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो इसमें बहुत ही अहम उन्होंने भूमिका निभाई है। सर आप बताइए, बहुत बड़ा मिशन, मतलब बड़े बड़े देश नहीं कर पाए और हमने कर दिखाया। क्योंकि हमारा इसरो जो टीम वर्क है दैट इज ए यूनिक, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाई यूनिक इज क्योंकि ये लूना 25 के बाद साउथ पोल पे पहुंचने वाला, लगभग साउथ पोल पे पहुंचने वाला अकेला एक ऐसा देश है। ब्रह्मांड में अगर आने वाले दिनों में कभी ऐसी चुनौती होगी तो वो केवल इसरो स्वीकार करेगा, और उसकी वजह ये है ये यंग टीम हर चैलेंज लेने के लिए तैयार है। कई बार लोगों ने पूछा कि हम क्यों नासा की तरह दूसरे ग्रहों पर नहीं जा सकते, हमें फंड दीजिए, हम जुपिटर, वीनस सब तरह जीतेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, सॉफ्ट लैंडिंग की बात में करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब नासा और बाकी लोग भी नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ही एकदम कारनामा कर दिखाया। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल थे, सिर्फ थोड़ी सी कमी रह गई जिसको आज पूरा किया है। देख सकते हैं क्या जोश है, क्या खरोश है ये लोग। ये है जज्बा इन लोगों का। यही वजह है इसरो वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस एजेंसी है। क्या उपस्थिति क्या शो के साथ, मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बेंगलुरु। तो आपने देखा इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह, और इसी पर आज हमारा विशेष है चांद पर भारत, विकसित भारत का शंखनाद। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, पवन कुमार गोयनका, आप चेयरमैन इन स्पेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। सबसे पहले तो पवन जी यही जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है इस बड़ी उपलब्धि पर? जैसा कि अभी आपने दिखाया वीडियो हमारे यंग साइंटिस्ट का, वो आई थिंक पूरी कहानी बताती है कि जो यहाँ पर मौजूद था वो उत्साह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं। हर तरह से जो यहाँ पर एक्साइटमेंट क्रिएट किया। जी पवन कुमार जी से हम एक बार फिर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी, स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा।
अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और भारत की इस उपलब्धि पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान पवन कुमार गोयनका। आप चेयरमैन इन स्पेस हैं। हम जानते हैं कि इन स्पेस का 2022 में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका उद्देश्य रहा कि किस तरह से निजी और एक तरह से तमाम गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो कैसे स्पेस के क्षेत्र में इसरो के साथ सहयोग करके काम कर सकें। गोयनका जी, तमाम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज रही हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन चंद्रयान 3 किस तरह से भारत को अब तमाम देशों के सामने भी अलग खड़ा करता है? जैसा आपने कहा, चंद्रयान 3 की जो आज सफल लैंडिंग हुई है, उससे भारत का पूरे दुनिया में एक तरह से स्पेस के बारे में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था अपनी स्पीच में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इस सफलता के बाद एक बिग बेट लेना शुरू करेंगे स्पेस सेक्टर में। और जो हमारी जो ओवरऑल प्लानिंग है कि आगे बढ़ के प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर में काफी योगदान करे, वो आज की सफलता के कारण एक कदम आगे बढ़े। जी पवन जी, अभी तक के जो तमाम प्रयास हैं 2022 के बाद से किस तरह के रहे हैं? उद्योग और इसरो के साथ काम करने के वो कौन से नए क्षेत्र तलाशे गए हैं जो खासकर देश में युवाओं को भी इस क्षेत्र में एक तरह से नई उम्मीद भी बनाते हैं, नए अवसर भी देंगे? अभी जो प्राइवेट सेक्टर का काम स्पेस सेक्टर में हो रहा है वो साइंटिफिक मिशंस में नहीं है। साइंटिफिक मिशंस में प्राइवेट सेक्टर केवल इसरो के वेंडर के रूप में काम करता है। चंद्रयान 3 में भी काफी कुछ कंपोनेंट सिस्टम्स जो बनाए गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, और आगे बढ़कर प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना शुरू कर रहा है। वो लॉन्चेस भी शुरू हो रही हैं। आपने देखा एक कंपनी ने, स्काई रूट ने एक प्री ऑर्बिटल लॉन्च ऑलरेडी कर दी है, और अभी ऑर्बिटल लॉन्च भी होने वाली है उनकी और एक और कंपनी की। इस तरह से धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर कदम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रोत्साहन जो आज का चंद्रयान 3 का लॉन्च है उससे प्रोत्साहन प्राइवेट सेक्टर को भी काफी मिलेगा। जी पवन जी, आपने जिक्र किया चंद्रयान 3 में किस तरह से इन स्पेस शामिल हुआ था और क्या क्या भूमिका रही है प्राइवेट सेक्टर की अभी तक? चंद्रयान 3 एक साइंटिफिक मिशन है, इसमें इन स्पेस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इन स्पेस का रोल होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ उन्हें प्रोत्साहन देने में और जो ऑथराइजेशन देने में। तो इन स्पेस को चंद्रयान का ऑथराइजेशन इन जरूर दिया था, लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, जहां तक लॉन्च का सवाल है, उसमें इन स्पेस का कोई योगदान इसमें नहीं था। दैट इज एज पर द मैंडेट ऑफ इन स्पेस। अच्छा पवन जी, किस तरह से आने वाले समय में तमाम और देशों के साथ जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत सहयोग की बात करता है तो चंद्रयान 3 के बाद के सफर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन स्पेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस समय तैयार है जो आगे की राह को और आसान भी करता है और नई एक तरह से नए अवसर भी प्रदान करेगा, तो वो किस तरह के नए अवसर होंगे? देखिए, मेरा ये सोचना है कि भारत में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस में काफी हद तक बढ़ेगा, और जो काम आज तक इसरो करती आई है अकेले, वो काम इसरो प्राइवेट सेक्टर के साथ करे। जहां तक साइंटिफिक मिशन का सवाल है, एज पर द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी, साइंटिफिक मिशंस में इसरो का जोर रहेगा, और जहां तक कमर्शियल मिशन है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, डेटा प्रोसेसिंग है, वो सब काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो और उसके द्वारा हमारी स्पेस इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। हमने जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है वो करीब $8 बिलियन US डॉलर की है, और हमारी ये प्लानिंग है कि आज से 10 साल बाद वो इकोनॉमी 5 गुना बढ़ जाए, और इसमें प्राइवेट सेक्टर और इसरो दोनों का योगदान है।
जी पवन जी, हम देखते हैं कि आजकल के युवा में भी बहुत ज्यादा उत्साह अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कहा कि जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करी है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं किस तरह से अंतरिक्ष का जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम पिछले 40-50 साल की भारत में विक्रम साराभाई के इसरो की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो पिछले 10 साल में कुछ बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, जिसमें आम जनता का एक जुड़ाव, एक जानकारी साझा करना, और उसी का एक हिस्सा आज रहा जिस तरह से इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव किया, पूरे देश ने देखा, देश दुनिया ने देखा इसे। क्या आप इसको एक बड़े बदलाव के तौर पर देखते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 10 साल में जो बदलाव आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 में ही इस बात की चर्चा की थी, और 2019-2020 में वो चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं। उसके द्वारा इसरो भी, जैसे आपने कहा, काफी ओपन अप हो चुकी है। जो भी कुछ होता है इसरो में वो सामने दिखाया जाता है, और इससे उत्साहन बढ़ता है जनरल पब्लिक का भी, और हमारे जो यंग साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट है और जो यंग कंपनियां हैं उनका जी। जी धन्यवाद, मुझे अभी अब जाना होगा। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पवन कुमार गोयनका, चेयरमैन इन स्पेस के, जो कि कह रहे थे आने वाले समय में चंद्रयान 3 की सफलता का एक बड़ा असर दिखाई देगा। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी इन स्पेस के जरिए इसरो के साथ अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसमें नए अवसर भी सामने आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज नाइट। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात
शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने नया इतिहास रच दिया है। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको वो कुछ दृश्य कि किस तरह से देश के तमाम अलग अलग इलाकों में जश्न का माहौल है। नागपुर के ये आप दृश्य देख रहे हैं, जहां चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद से ही लोगों में जश्न का माहौल है। भोपाल में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से लोगों ने भारत के नक्शे को लेकर, तिरंगे हाथ में लेकर, तमाम स्लोगन के साथ, नारों के साथ, ढोल के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा दिन है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में, और आने वाले एक तरह से अमृतकाल के जो अगले 25 साल हैं, जिसमें नए भारत, विकसित भारत की तरफ भारत कदम बढ़ाएगा, उसका भी एक शंखनाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस समय जोहान्सबर्ग में मौजूद हैं, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। वहां से भी प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में साफ कहा कि किस तरह से ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए आज है। ये बताता है कि भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा कदम है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का। भारत ने वो कर दिखाया जो तमाम विकसित देश अभी तक, चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर अभी तक किसी तरह की सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी देश ने नहीं की है। ये करने वाला भारत इन तमाम एक तरह से दुनिया में पहला देश है। आप लखनऊ के दृश्य देख रहे हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, आपस में मिठाई खिलाई जा रही है। वहीं कोलकाता में ढाक की धुन पर नाचते और शंख के साथ अपनी खुशी को जाहिर करती महिलाएं दिखाई दे रही हैं। शानदार दृश्य थे जब हमने इसरो से भी देखा था 6:04 पर, जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। उस समय जो पूरी टीम इसरो में दिखाई दे रही थी, उसमें जब महिला वैज्ञानिकों के चेहरों पे भी जो खुशी थी, सभी वैज्ञानिकों के चेहरों पे जो खुशी थी, वो बताती थी कि ये उत्साह कितना बड़ा, ये उत्सव कितना बड़ा है भारत की इस उपलब्धि के लिए। विजयवाड़ा से ये दृश्य आप देख रहे हैं, वहां जम्मू से देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों के जश्न को भी आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए ये जवान भी जश्न में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों के प्रक्षेपण से लेकर मंगल मिशन और चंद्रमा मिशन की सफलता तक भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अंतरिक्ष तकनीक किसी भी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट से लेकर पिछले साल के सबसे हालिया लॉन्च तक भारत की 47 साल की अंतरिक्ष यात्रा में 120 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। लेकिन अंतरिक्ष तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बेहतर संचार के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए और अन्य विज्ञान आधारित मिशनों के लिए राष्ट्रीय महत्व रखती है। जब हम सुबह उठते हैं और दिन भर मौसम का हाल देखते हैं तो ये उपग्रह के कारण ही संभव है। आप एटीएम जाकर पैसे निकाल कर लाते हैं, ऐसा भी उपग्रह के कारण ही हो पाता है। आप गूगल पर पता ढूंढते हैं, तब भी उपग्रह ही आपकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि जब किसान अपनी फसल को बोने के लिए उपयुक्त समय और मौसम का पता लगाने के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, तो यह भी अंतरिक्ष तकनीक से ही संभव है। अंतरिक्ष तकनीक आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है।
अंतरिक्ष से पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए पर्यावरण उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान, जलवायु का विश्लेषण और दुनिया भर में खतरों की निगरानी करने में उपग्रहों ने अपनी भूमिका को सिद्ध किया है। हाल ही में दुनिया ने कई प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान को जानकर नुकसान को कम किया है। भारत मौसम संबंधी सूचना और खोज एवं बचाव जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा निर्मित एक उन्नत मौसम उपग्रह इनसेट 3DR का उपयोग करता है। उपग्रह जान बचा सकते हैं। इस साल जून में चक्रवात बिपरजॉय ने भारत और पड़ोसी देशों को काफी प्रभावित किया, लेकिन पर्याप्त उपग्रह डेटा ने चक्रवात के कारण कम मृत्यु दर को सुनिश्चित किया। 1983 में मौसमी उपग्रह के लॉन्च ने भारत को एक बड़ी सफलता दी और तभी से हम मौसम का सटीक पूर्वानुमान और मौसम प्रणालियों की निगरानी करने में सक्षम हुए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा कि मनुष्य और समाज की वास्तविक समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में हमें किसी से पीछे नहीं रहना है। उनके ये शब्द आज भी भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में गूंजते हैं। इसरो के पास वर्तमान में रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। इसने कई मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान, रॉकेट इंजन और उपग्रह प्रणालियां विकसित की, सैकड़ों घरेलू और विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और अंतरिक्ष की गहराई को जानने के लिए भी कई मिशन संचालित किए। आपके और हमारे संचार के पीछे भी उपग्रह ही हैं। सच तो ये है कि उपग्रह हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक आवश्यकता बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर अपने अध्ययन में इस समय शामिल है। इससे पहले अब आपको आइए बताते हैं कि चंद्रयान 3 का 42 दिन के सफर में वो तमाम महत्वपूर्ण पड़ाव क्या रहे। 14 जुलाई LVM-3M4 व्हीकल से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ। नियत कक्षा में अपनी यात्रा चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को शुरू की। 15 जुलाई IST-RAC इसरो बेंगलुरु से कक्षा बढ़ाने की पहली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। 17 जुलाई वो पड़ाव रहा जहां दूसरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। चंद्रयान 3 ने 41,603 किलोमीटर गुना 226 किलोमीटर कक्षा में प्रवेश किया था 17 जुलाई को। 22 जुलाई को एक दूसरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं 25 जुलाई इसरो ने एक बार फिर एक कक्षा से अन्य कक्षा में जाने की प्रक्रिया पूरी की और यहाँ पे चंद्रयान 3 71,351 किलोमीटर गुना 233 किलोमीटर की कक्षा में शामिल हुआ। 1 अगस्त को इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी एक तरह का तेज धक्का होता है, इसको सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 की लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। 1 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और 6 अगस्त को इसरो ने दूसरे लूनर बाउंड फेज यानी LBN की प्रक्रिया पूरी की। चंद्रमा के निकट 170 किलोमीटर गुना 4,313 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंच गया। हमने देखा कि 9 अगस्त तक कैसे धीरे धीरे चंद्रयान 3 ने अपनी दूरी को कम किया और 9 अगस्त को चंद्रमा के निकट पहुंचने की एक और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर अब 174 किलोमीटर गुना 1437 किलोमीटर रह गई थी। सफर ये धीरे धीरे कम हो रहा था। 23 अगस्त तक पहुंचते पहुंचते जो 30 किलोमीटर रह जाना था ये उसी की प्रक्रिया थी और 14 अगस्त को चंद्रमा के निकट पहुंचने की एक और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चंद्रयान 3 कक्षा का चक्कर लगाने के चरण में पहुंचा। यहाँ यान 151 किलोमीटर गुना 179 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा था। 16 अगस्त फायरिंग की एक और प्रक्रिया पूरी होने के बाद
यान को 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचाया गया। यहाँ चंद्रयान में एक रॉकेट होता है जिससे उपयुक्त समय आने पर यान को चंद्रमा के और करीब पहुंचाने के लिए विशेष फायरिंग की जाती है। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया। 17 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण एक चरण था। ये तमाम वो चरण रहे हैं जब एक तरह से जहां आम जनता 23 अगस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसरो के इस पूरी टीम और सभी वैज्ञानिकों की धड़कनें हर इस तारीख पे थमती थीं। 19 अगस्त को इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की प्रक्रिया की और लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा के निकट यानी अब सफर बचा 113 किलोमीटर गुना 157 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान। 20 अगस्त लैंडर मॉड्यूल पर एक और डी बूस्टिंग की गई, यानी कक्षा घटाने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसे डी बूस्टिंग कहा जाता है। लैंडर मॉड्यूल अब 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया था। 21 अगस्त को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का वेलकम बडी कहकर स्वागत किया और 22 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की और 23 अगस्त यानी आज वह ऐतिहासिक दिन शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की और उसके बाद इसरो ने जारी की इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की पहली तस्वीरें और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न हमारे न्यूज रूम में भी मना। आइए दिखाते हैं आपको वो दृश्य भी जब 6:04 का काउंटडाउन शुरू हुआ और तब से इंतजार था सबको कि 6:04 पर जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर होगी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon. It's monsoon. दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना अरे गोविंदा जी, आप यहाँ?
हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का गान लिए। चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक, तुम गौरव हो भारत का। ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान। और चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस पर और चर्चा करने के लिए डॉक्टर अजय लेले हैं, स्पेस विशेषज्ञ एड्सा से, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लेले, सबसे पहले आपके पास आएंगे। वैज्ञानिकों के लिए 42 दिन ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहे थे या 17 से 15 मिनट वो जो आज शाम को जब सॉफ्ट लैंडिंग की काउंटडाउन शुरू हुआ वो दिखाई दे रहा था? पहले तो आपको बहुत बड़ी बधाई, बहुत बहुत बधाई पूरे वैज्ञानिक जगत को। धन्यवाद। मेरे विचार से ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है, क्योंकि हम 2019 के बाद काफ़ी पृथक परिश्रम किए हैं इसरो के वैज्ञानिकों ने, और आज हमें जो मिला है वो उनके 4 साल के परिश्रम का फल है। बहुत सुनहरा मौका है भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी, क्योंकि भारत का स्पेस प्रोग्राम अगर हम देखें, पर्टिकुलरली चांद्रयान मिशन का, 2008 में हमने चंद्र के ऊपर पानी की खोज की थी और उसके बाद लगातार हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। 2019 में हमारा जो मिशन था वो हाफ सक्सेसफुल हुआ था। हमारा जो ऑर्बिटर था, आज वो ऑर्बिटर भी काम में आया है जब हमने चंद्रमा के ऊपर दोबारा कदम रखने की कोशिश की, और इस बार वो सफल कोशिश रही। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल साहब अनिल भट्ट भी जुड़े हुए हैं। अनिल भट्ट जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया इस उपलब्धि पर, इस ऐतिहासिक दिन पर, भारत के चांद पर कदम रखने पर। पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। इसरो ने आज जो कर दिखाया है, उन्होंने हमारा माथा पूरी दुनिया में ऊपर कर दिया है, और एक पहल पूरी स्पेस वर्ल्ड में हुई है कि पहली लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के सदर्न हेमिस्फीयर में इसरो ने करके दिखाई। और इस पूरे उस पर, जैसा कि सब जगह दिखाया जा रहा था, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था जो आखिरी 20 से 30 मिनट में होना था, पर इसको करने में और इससे पहले ही जो इसरो के चेयरमैन और जो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस था, उसी कॉन्फिडेंस से चंद्रयान का लैंडर मिशन विक्रम बिल्कुल अच्छी तरीके से लैंड हुआ, और हर एक भारतीय को इसका बहुत ही गर्व है कि हम एक ये मिशन जो पिछली बार आधा रह गया था चंद्रयान 2 में, उसको पूरा कर सके। जी, डॉक्टर अजय लेले, भारत ने दुनिया को और तमाम उन देशों को ज़रूर ये बात साबित कर दी है कि भारत के वैज्ञानिकों का परिश्रम, प्रतिभा चंद्रयान 3 के साथ ही जिस तरह से हमेशा से स्पेस के क्षेत्र में लागत को लेकर भारत के लिए एक बड़ा सवाल रहा है शुरुआत से लेकर। अगर हम विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की तब से लेकर आज तक के सफर में, क्या आज की इस उपलब्धि को भी आप एक उस नज़र से भी देखते हैं कि कम लागत में चंद्रयान 3 की सफलता एक बड़ी सफलता पूरे विश्व के सामने है, और किस तरह के नए आयाम अब आने वाले हैं भारत के सामने? बिल्कुल, भारत को, जिसको हम फ्रूगल इंजीनियरिंग बोलते हैं, वैसा भारत का स्पेस प्रोग्राम है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका था कि कई सारे हॉलीवुड मूवीज़ के लिए जितना पैसा लगता है, उससे कम पैसे में भारत अपना मून मिशन या मार्स मिशन कर सकता है।
तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। ये दिखाता है कि अगर हमारे पास साधनों की कमी हो, पैसे की कमी हो, फिर भी हमारे इंजीनियर्स के पास, इसरो के साइंटिस्ट्स के पास काफ़ी सारी इंजीनियरिटी रहती है, जिसके तहत वो सबसे कम पैसे में, सबसे कम साधनों में भी एक अच्छा काम करते हैं। हमारा जो इनोवेशन प्रोसेस है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और मेरे विचार से आगे आने वाले दिनों में आगे वाले मिशंस को भी ये इनोवेशन प्रोसेस ही हमें और दूर तक ले जाएगा। जी अजय लेले साहब, क्या आपको लगता है कि इसी के साथ एक जो हम हमेशा से बात करते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की कम लागत की जो तमाम प्रयोग रहे हैं, अभियान रहे हैं, ये अब इस सोच से भी भारत आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि कई ऐसे प्रयास किए गए, चाहे वो इन स्पेस को हम देखें या कि इस्पा को देखें, तो ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिसमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से लोगों को शामिल किया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा सके, जिससे कि अनुसंधान की ताकत भी बढ़ सके, उसमें लागत जो लगनी है उसका सहयोग बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, अगर हम आज तक का भारत का स्पेस प्रोग्राम देखें तो ये टोटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्पेस प्रोग्राम होता था, लेकिन आने वाले दिनों में भारत का जो स्पेस प्रोग्राम होगा वो मेरे विचार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं उसके तरफ से आगे बढ़ेगा। अगर हम चंद्रमा के प्रेजेंट मिशन की चंद्रयान 3 की भी बात करें तो इसमें भी अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक इंडस्ट्री है, गोदरेज है, इन्होंने भी काफ़ी हद तक मदद की थी। सो भारत के स्पेस प्रोग्राम में अब प्राइवेट एलिमेंट बढ़ने लगा है, और आने वाले दिनों में मेरे विचार से भारत का स्पेस प्रोग्राम एक सक्षम स्पेस प्रोग्राम करके उभर के आएगा, खाली गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। जी अनिल भट्ट जी, आप किस तरह से देखते हैं जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ेगा, और चंद्रयान 3 इसको साबित भी करता है, भारत के सिर्फ प्रतिभा को ही नहीं बल्कि भारत के उस इनोवेशन को भी बताता है, जिसमें तमाम ऐसे पड़ाव रहे हैं कि किस तरह से भारत ने उस संघर्ष के साथ इस मिशन को पूरा किया है। तो देखिए, पहले तो इसरो का एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि पिछले 60 साल में उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया। उनके जो सप्लायर्स हैं, जो उनके वेंडर्स हैं, उनकी आज इतनी क्षमता हो गई है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और जैसा कि लेले साहब ने बताया, अभी एक उसका एग्जांपल है गोदरेज और L&T और HAL, जो कि साथ मिलकर PSLV बनाने वाले हैं। इसके अलावा जो एक स्पेस का कल्चर रहा है, उसकी वजह से हमारे स्टार्टअप्स को भी जो MSME से और जो बाकी जो सपोर्ट मिल रहा है, और साथ में जो इसरो का सपोर्ट मिल रहा है, तो जैसे कि इसरो के चेयरमैन कहते हैं, इसरो का स्पेस, इन भारत में स्पेस इसरो लीड कर रहा था, पर भविष्य में इंडियन स्पेस एंटरप्राइज इसको चलाएगा, जो इसरो से लीड होगा, पर उसके साथ में प्राइवेट स्पेस, एकेडमिया, स्टार्टअप्स भी होंगे, और यही नए भारत के स्पेस को आगे ले जाएगा। जी हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि वो कुछ तस्वीरें जो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, विक्रम लैंडर के बाद इसरो ने जारी की हैं, ये कुछ अभी की तस्वीरें कही जा सकती हैं। ये इमेजेस लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा से ली हुई हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल कह सकते हैं 6:04 पर जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके बाद की ये चांद की सतह की कुछ तस्वीरें हैं। अब डॉक्टर लेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लेले, अब आगे के इस सफ़र में इन तस्वीरों के साथ ही आगे अब रोवर प्रज्ञान का सफ़र कैसा रहेगा, वो क्या नई चीज़ें होंगी जो देश दुनिया के सामने भारत चांद की एक नई परिभाषा के साथ रखेगा? बिल्कुल, अब आने वाले 1-2 घंटे में या थोड़े और समय के बाद जैसे इसरो को कंफर्मेशन मिलेगा कि वहाँ का वातावरण बिल्कुल ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स उभर के आए थे हमारे लैंडिंग के बाद वो नीचे बैठ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है डस्ट से आपके जो सेंसर्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए अभी भी रोवर को लैंडर के पेट में ही रखा गया है। तो जब इसरो को कंफर्मेशन मिलेगा, बहुत सारी तस्वीरें लेंगे, लैंडर भी लेगा, आपका जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का वो भी तस्वीरें लेगा,
और फिर एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब हम सेफली रोवर को बाहर निकाल सकते हैं लैंडर के पेट से, तब रोवर बाहर आएगा। और रोवर बाहर आने के बाद 500 मीटर की दूरी के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लेगा। लैंडर और रोवर में सेंसर्स हैं जो आपका थर्मल इमेजिंग करेंगे, आपको टेम्परेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। देन रोवर के साथ एक लेजर इक्विपमेंट है जो थोड़ा आगे जाके थोड़ी सी चंद्र की जमीन की उतराई करेगा। हमें ये पता करना है कि वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, और बाकी सारी जानकारी की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली ये मिशन ये पता करना चाह रहा है कि जो 2008 का मिशन था, जिसके जरिए हमें पता चला था कि चंद्र के पृष्ठभाग पर पानी होने की संभावना है, और पानी है भले ही वो नॉर्मल फॉर्म में ना हो, तो ये पानी की संभावना को और आगे जाके हमें और डिटेल में पता करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने साउथ पोल पे भी लैंड किया है कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पानी अगर हमें कहीं मिलेगा तो साउथ पोल पे मिलेगा। सो हमारा रोवर बेसिकली वो ऑब्जर्वेशंस लेगा। तो अजय लेले साहब, भारत ने अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए साउथ पोल को जो चुना, उसकी अलग अलग विशेषताएं क्या है जो कि किसी और देश ने इसका प्रयास नहीं किया? क्योंकि क्या हुआ था 2008 में जब हमें पता चला कि चांद के ऊपर पानी है, तो उसके बाद हमने उसकी और खोजबीन करने की कोशिश की। तब ये पता चला कि साउथ पोल की, जिसमें सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, वहाँ पे पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये पानी जैसा हमारे धरती पर है वैसा नहीं होगा, ये फ्रोजन आइस के फॉर्म में हो सकता है। तो उसी लिए हमने साउथ पोल को चूज़ किया था। बाकी सारे देशों में इतने दिन साउथ पोल को चूज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि साउथ पोल पे लैंडिंग करना बड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पे कई सारे गड्ढे होते हैं, कई सारे क्रेटर्स होते हैं, तो लैंडिंग करना भी एक मुश्किलात होती है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मिशंस इक्वेटर के ऊपर किए गए थे। चाइना का एक मिशन है वो जिसको हम फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं, कि पृथ्वी से वो मून का हिस्सा कभी भी दिखता नहीं, वहाँ पे गया है। लेकिन साउथ पोल पे जाना एक अपने आप में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब हम वहाँ पे पानी की खोज करने की कोशिश करेंगे, जो एरिया सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है कि यहाँ पे पानी हो सकता है। जी, डॉक्टर लेले, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, और कितना समय रोवर प्रज्ञान को लगेगा विक्रम लैंडर से बाहर आने के लिए? कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा, अगर यूँ कहें? इसरो के चेयरमैन ने बताया था कि शायद कुछ ही घंटों में आ सकता है, या वो कल भी ला सकते हैं। पूरे ऑब्जर्वेशंस जब मिलने के बाद जब उनको पता चलेगा कि अब बाहर आना सुरक्षित है, तभी वो उसको बाहर लेके आएंगे। एक लूनार डे के लिए ये रोवर काम करेगा, इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर के 14 दिन के लिए काम करेगा। अगर वो कल आ गया तो शायद 12 या 13 डेज के लिए वो रोवर काम कर सकता है। अगर आज ही आ गया तो 13-14 डेज का हमें ऑब्जर्वेशंस मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय लेले आपको। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, आपका भी हमारे साथ अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी तमाम उन नई बातों को भी साझा करने के लिए, और चंद्रयान 3 की उपलब्धि को किस तरह से देश दुनिया देख रही है उस पर भी चर्चा करने के लिए धन्यवाद। चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास बातें आइए आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 का बजट क्या था? लगभग 615 करोड़ रुपए हाल ही में इसका बजट था, जो कि हाल ही में आई फिल्म आदिपुरुष की कॉस्ट थी 700 करोड़ रुपए। यानी कि आप तुलना कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 इस मूवी की कॉस्ट से करीब 85 करोड़ रुपए सस्ता रहा। चंद्रयान 3 का बजट $75 मिलियन, जो कि हॉलीवुड फिल्म की अगर आप तुलना करेंगे तो इंटरस्टेलर के $165 मिलियन से कम रहा। चंद्रयान 3 के लॉन्च वाहन बूस्टर सेगमेंट और सब सिस्टम लार्सन एंड टूर्बो द्वारा तैयार किए गए थे। चंद्रयान 3 की बैटरी जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई थी। तो ये कुछ बड़ी एक तरह से जानकारियां चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और न्यूज नाइट में आगे बात होगी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने अंतरिक्ष खोज, डिजिटल आधारित शिक्षा, कौशल विकास, परंपरागत औषधि और बाघ चीता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 5 सुझाव दिए। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल का जोहान्सबर्ग में जमावड़ा। व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी एक बार फिर सामने आई। पोडियम पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जैसे ही वे पहुंचे, प्रधानमंत्री की नजर वहां रखे प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। बिना पल गंवाए प्रधानमंत्री ने सम्मान सहित चिन्ह को रखा। प्रेरित होकर राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी वैसा ही किया। ये तस्वीर बताती है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के लिए देश का सम्मान, स्वाभिमान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के प्राथमिकताओं में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, creating opportunities and shaping the future. ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को अहमियत दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी प्राथमिकता इसी तरह के देशों की है और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी भारत ने रखा है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वित्तीय सुरक्षा, ब्रिक्स सैटेलाइट और फार्मा उत्पादों को मान्यता दिए जाने की वजह से सकारात्मक बदलाव ब्रिक्स देशों के लोगों के जीवन में आए हैं।
इसे जारी रखने और नई दिशा देने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, स्किल मैपिंग, जैव विविधता विशेषकर बिग कैट के संरक्षण, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने कंसोर्टियम बनाए जाने की भी बात कही। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर सहमति भी जताई। जोहानसबर्ग से अरुण शर्मा और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्णायक मोड़ पर ब्रिक्स दिखाई देता है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरजीत जी, भारत ने जिन 5 सुझावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ब्रिक्स देशों के सामने रखा, बल्कि ग्लोबल साउथ को एक तरह से जो प्राथमिकता G20 में दी है, इस मंच से उन्होंने उस ग्लोबल साउथ को भी एक तरह से एड्रेस किया। और उन्होंने जिन 5 सुझावों को रखा, क्या आपको लगता है ब्रिक्स एक आर्थिक सहयोग का मंच है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में, जिन्हें जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें अब एक नए रणनीति के साथ भारत इस मंच पर दिखाई दे रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक नई रणनीति है, क्योंकि चीन के सौजन्य से रूस और साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स को एक दिशा देना चाहते हैं जो भारत सहमत नहीं है। भारत के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे देखा जा सकता है कि हम उनकी कहने पे, वो कह रहे हैं, उससे सहमत थे। लेकिन हमने देखा प्रधानमंत्री की जो स्पीच है, उन्होंने उसके आखिर के जो पैराग्राफ्स थे उसमें ग्लोबल साउथ का जो रखा, वो मेरा ख्याल जिसको एक शाह मार्क कहते हैं वो था, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपनी तरफ से एक आउटरीच टू अफ्रीका रख रहा है ब्रिक्स के साथ, और उसमें चीन को घसीट रहा है कि चीन का मैं उनसे मीटिंग करा देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने याद दिला दिया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में न्योता देने वाले हम हैं, और जो बाकी पूरा ग्लोबल साउथ का हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से लेकर आज तक किया, उसको ध्यान में रखिए और साउथ को डिवाइड मत कीजिए, उसकी यूनिटी बनाकर उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। मुझे ये प्रधानमंत्री की जो पंक्तियां थी ये बहुत भा गई, मेरे को बहुत खुशी हुई ये आज कहूंगा। जी, ब्रिक्स के विस्तार की, ब्रिक्स सदस्यों के विस्तार की बात हो रही है इस मंच की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत साफ कहा कि इस विस्तार का वो समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आम सहमति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस अंदेशे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं भारत और चीन को लेकर, ये जो मंच है, ये पूरा मंच क्या आपको लगता है इन बदली परिस्थितियों में थोड़ा वनरेबल इन द सेंस इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जिन देशों को शामिल करने की बात हो रही है वो देश कुछ ऐसे हैं जो कहीं कर्ज में थोड़े डूबे हुए हैं, कहीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में गोलबंदी करते समय भारत को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब ब्रिक्स बना था तो एक आर्थिक सहयोग की बात चली थी कि हम कॉलोनाइजेशन से हटकर एक डेवलपमेंट अप्रोच बनाए, और ये 5 देश उसमें सहमति बनाकर बैठे थे। हमने आगे जो भी किया वो सब सर्वसम्मति से किया, कंसेंसस से किया। अब क्योंकि यूक्रेन की वार्ता हुई है, चीन अमेरिका के से जूझ रहा है दुनिया में, तो ये दोनों देश मिलकर
एक बिग पावर राइवलरी को आगे लाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड देश हैं वो ब्रिक्स के साथ जुड़ जाए और फिर वो चीन के लीडरशिप के अंदर आगे बढ़े। भारत इसमें सहमत नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर विस्तार होना है तो ब्रिक्स के एजेंडा का विस्तार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अच्छा काम किया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भी कहा। दूसरी बात है, अगर विस्तार करना है तो हम मान रहे हैं, लेकिन जैसे आपने याद दिलाया कि उसके ऊपर एक कंसेंसस जरूरत है। उसका मतलब यह है कि भारत और ब्राजील के पास एक वीटो है। मेरे को ज्यादा खुशी होती अगर इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जो पुराना इब्सा था, उनका सहयोग ज्यादा नजर आता। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि साउथ अफ्रीका चीन से ज्यादा जुड़ा हुआ है और भारत और ब्राजील को एक डिफेंसिव बैटिंग करनी पड़ रही है। लेकिन हमारी सहमति के बिना कोई विस्तार नहीं होगा और कौन से देश अंदर आएंगे उस पर भी सहमति नहीं बनी। मेरे को तो लगता है कि ब्रिक्स का विस्तार नहीं होगा। ब्रिक्स के साथ कुछ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स जैसा एक इंस्टीट्यूशन शायद बनाया जाए। जी गुरजीत जी, क्या जिस तरीके से संभावना आप जता रहे हैं कि ब्रिक्स का विस्तार ना हो के फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स करके अगर किसी तरह का कोई फेडरेशन बनता है, तो जहां प्रधानमंत्री जब उन बातों को रखते हैं जिसमें आपने डेवलपमेंटल बैंक की बात की, उन्होंने बात की ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन की, और उन्होंने कहा इसे आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोरियम पर हम सोच सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ के उन तमाम देशों को एक तरह से वो इस समय उनके साथ एक संवाद कायम कर रहे थे कि उनकी ज़रूरतें जो हैं उन्हें भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तमाम जो भारत के इनोवेशन रहे हैं उसके साथ साझा कर सकते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, स्पेस के क्षेत्र में है, और खासकर लोगों को आने वाले समय में जिनसे बेहतर भविष्य मिलेगा। तो प्राथमिकता ये तय की प्रधानमंत्री ने इस मंच से। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा। उन्होंने जो 5 सुझाव रखे, वो जो वाइल्ड कैट्स के बारे में, वो शायद ग्लोबल साउथ के बारे में केवल नहीं है, लेकिन बाकी जब उनके सुझाव है सब ग्लोबल साउथ के हित में है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप, भारत की इनोवेशन, पब्लिक स्टैप, भासिनी, कोविन सब आगे रख दिया है। और आज का दिन जब चंद्रयान चांद पे लैंड कर गया, उस दिन उन्होंने स्पेस कोऑपरेशन ऑफर की। इसका बहुत महत्व है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत ने अपना वो रुख दिखाया है कि हम ग्लोबल साउथ का हाथ नहीं छोड़ने वाले, हम वो हाथ मजबूती से पकड़ेंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट एजेंडा में जुड़ना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि ब्रिक्स की सदस्यता उन्हें जरूरी मिले। ये दोनों चीजों को हम अलग कर रहे हैं। जी गुरजीत जी, क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स की स्थापना के बाद से कई मौकों पर यह महसूस किया कि ब्रिक्स जिस एजेंडे के साथ या जिस मकसद के साथ शामिल हुआ था उसमें अंतर्विरोध थे और उस मकसद तक नहीं पहुंचा जा रहा था? क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स आज की तारीख में 2023 में एक निर्णायक पड़ाव पर मौजूद है जहां से उसे एक नई दिशा दी जा सकती है? वो देशों के लिए मुश्किल जरूर है। नई दिशा देने के लिए सर्वसम्मति चाहिए। जैसे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद जो ब्रिक्स की मीटिंग होती थी 2006 से, लेकिन पहली बारी समिट 2009 में हुई, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल सिचुएशन का रिएक्शन था। लेकिन आज जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो तो एक ब्रिक्स के सदस्य ने ही बनाई है, और दूसरा एक सदस्य है जो कहता तो है कि मैं ग्लोबल साउथ के लिए हूं, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों को जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें आने ही नहीं देता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस ब्रिक्स की लीडरशिप ग्लोबल साउथ के विरुद्ध हो। हम चाहते हैं कि सब बराबर रहें और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी उसके मकसद को आगे बढ़ाएं बराबरी से, और जो भी नए सदस्य आए वो भी ग्लोबल न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदार बने, सिर्फ उससे बोरो नहीं करे, उसको कंट्रीब्यूट भी करे। हमें ऐसे देश चाहिए जो ये ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे बढ़ाए। जी,
क्या आपको लगता है कि भारत के लिए ये जोखिम भरा कदम भी है? आजकल के जो संसार में हर कदम जोखिम भरा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। देख लीजिए, रूस ने जो किया उससे रूस की जो शक्ति है वो कम हुई। हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। चीन ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया वो हमने तो नहीं कहा था करो, उन्होंने किया, ये भी एक रियलिटी है। तो ये जो ब्रिक्स का जो पावर स्ट्रक्चर है ये बदल गया है 2020 के बाद, और हमें इस रियलिटी के साथ काम करना है। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे खुशी होती अगर इप्सा ज्यादा आगे बढ़ जाता, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमारा पूरी तरह साथ नहीं दिया है। वो ज्यादा चीन के साथ लगा हुआ है। और लेकिन साउथ अफ्रीका को इस साल में अमेरिका के साथ अगोआ समिट करनी है, ईयू के साथ समिट करनी है, तो कितना दूर जा सकता है वो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो ब्रिक्स के नतीजे हैं उनका इंतजार किया जाए। अभी मैं इतना इससे आगे नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, ब्रिक्स के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन क्या क्या कहता है, उस पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत जी विस्तार से बात करने के लिए कि ब्रिक्स के एजेंडे क्या हो सकते हैं। ब्रिक्स के विस्तार पर भी गुरजीत सिंह ने कहा कि विस्तार से ज्यादा इस पर बात होने की जरूरत है कि एजेंडे में किस तरह से और तमाम चीजों को शामिल किया जा सके। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया फीडे विश्व कप के फाइनल का दूसरा मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने 30 चालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। बृहस्पतिवार को टाई ब्रेकर राउंड में विश्व विजेता का फैसला होगा। भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को सीधे सेट्स में हराया। राउंड ऑफ 32 के इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 21-16, 21-9 से जीत दर्ज की। वहीं महिला युगल में भारत की टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इस भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे जोड़ी को 21-18, 21-10 से मात दी। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटियों को आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर काफी प्रसन्नता होती है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 29 अगस्त को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया। पिछले 3 मई को सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे मौजूदा संकट पर चर्चा करने और मुद्दों को हल करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। मिजोरम के आइजोल में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज ढह गया। इस हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कड़ी मेहनत से राज्य की समग्र धारणा बदल दी है। यही कारण है कि किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में लोगों का मानना है कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस ही इसे बहाल कर सकती है। इसके पीछे 6 साल की कड़ी मेहनत और प्रयास है। जाने-माने क्रिकेट खिलाड़ी और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में एक समारोह में तेंदुलकर ने 3 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देश के युवाओं में सचिन तेंदुलकर के प्रभाव को देखते हुए इस समझौते को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुधवार को ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज संस्थान गूगला द्वारा 2 दिवसीय साउथ एशिया फोरम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए भगवंत खुबा ने कहा है कि भारत सतत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा आज से अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ये यात्रा निर्धारित समय से 31 अगस्त से 8 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। सीमा सड़क संगठन द्वारा यात्रा मार्ग की तत्काल मरम्मत और रख रखाव को देखते हुए ये यात्रा दोनों मार्गों से बंद रहेगी। इस वर्ष देश भर के करीब 4,40,000 से अधिक श्रद्धालु बर्फ से बने शिवलिंग का दर्शन करने और पूजा अर्चना करने अमरनाथ यात्रा पर पहुँचे थे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल की। रिहर्सल विभिन्न होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। इस कारकेड रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट द्वारा तैयार किया गया है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में किसी तरह के कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में तेजी रही है। आज सेंसेक्स में 213 अंकों की बढ़त रही है और ये 65,433 के लेवल पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी 48 अंक बढ़कर 19,444 के लेवल पर बंद हुआ। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन और हंसता बचपन